एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है और ये टेस्ट नंबर 1 है। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, हिंदी माध्यम के लिए है, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए, और प्रत्येक दिन ये जो है कि शाम के टाइम 7 बजे जो है कि ये टेस्ट सीरीज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो अश्वमेघ यज्ञ होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये कराया जाता था राज्य के विस्तार के लिए। जो भी राजा महाराजा होते थे पहले, वो क्या करते थे कि अपने राज्य के विस्तार के लिए ये अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे। इसमें यह होता था कि एक घोड़े को पवित्र करके स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े के पीछे राजा की सेना चलती थी। ठीक है, घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता था वहां के राजाओं को या तो उस सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या तो फिर युद्ध करना पड़ता था। ये चीजें था और ये सब सारी चीजें 1 वर्ष के मतलब 1 वर्ष का समय रहता था उसमें। इसमें जो है कि यदि कोई रोकता नहीं है तो मान लिया जाता था कि उस क्षेत्र पर, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में जहां जहां वो घोड़ा गया है उस पर जो है कि सम्राट का आधिपत्य हो गया। तो ये होता था अश्वमेघ यज्ञ। तो यहां पूछा जा रहा है कि किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो वो जो है कि प्रवरसेन प्रथम के द्वारा जो कि 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। देखिए, वाकाटक वंश के शक्तिशाली शासक प्रवरसेन प्रथम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रवरसेन प्रथम थे ये जो कि किस वंश के थे, तो ये जो है कि वाकाटक वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? तो वाकाटक वंश के थे प्रवरसेन प्रथम। और इनके शासन काल के दौरान जो है कि 4 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए गए थे। ठीक है, देखिए, जो वाकाटक वंश के ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि वाकाटक वंश के एकमात्र ऐसे शासक का नाम बताइए जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो वो थे प्रवरसेन प्रथम। और प्रवरसेन प्रथम जो है कि इनके द्वारा ही 4 जो है कि अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, देखिए, जो प्रवरसेन प्रथम थे इन्होंने केवल 4 अश्वमेघ यज्ञ ही नहीं किए थे, इसके अलावा इन्होंने एक वाजपेय यज्ञ भी किया था। ठीक है, और इनका जो शासन काल था वाकाटक शक्ति के चरमोत्कर्ष का काल ये माना जाता है इनके शासन काल के। देखिए, ऑप्शन में ये पुष्यमित्र भी दिया गया है। अगर हम बात करें पुष्यमित्र, तो ये जो है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। यहां पे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है कि पुष्यमित्र शुंग थे। इनके द्वारा कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे? तो इनके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। वही समुद्रगुप्त की बात करें हम, तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए इनके द्वारा जो कि कितने करवाए गए थे अश्वमेघ यज्ञ? तो 1 करवाया गया था। ठीक है, और उनके जो सिक्के थे उस पर जो कि अश्वमेघ पराक्रम अंकित था वहां पे। ठीक है, वही हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। लेकिन इनके द्वारा जो है कि कोई भी अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जानकारी कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था भूमि कर, बिक्री कर, बंजर भूमि पर कर, खदानों पर कर। पूछा जा रहा है, गुप्त काल की बात की जा रही है और जो गुप्त काल में भाग कर था ये जो कि किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था भूमि कर से। ठीक है, ये किससे संबंधित था? तो ये भूमि कर से संबंधित था। देखिए, इसमें क्या होता था कि गुप्त काल में जो भाग कर थे ना, ये क्या किया जाता है, किसानों द्वारा राज्य को दी जाने वाली कृषि उपज के हिस्से से था इसका मतलब तात्पर्य। और ये आमतौर पर जो है कि कुल उत्पादन का जो है कि 1/6 भाग होता था। ठीक है, क्या होता था? ये 1/6 भाग होता था। देखिए,
गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य किसानों द्वारा राज्य की दी जाने वाली कृषि उपज के हिस्से से था। ठीक है, और ये आमतौर पे कुल उत्पादन का कितना भाग होता था, तो 1/6 भाग होता था, जो कि किसानों से सीधे लिया जाता था ये। ठीक है, और यह गुप्त साम्राज्य के दौरान राजस्व का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था और इसमें भू राजस्व भी माना जाता था, इसे भू राजस्व भी माना जाता था। भाग का अर्थ का मतलब है कि कृषि उपज में राजा का हिस्सा। ठीक है, और ये कितना था, तो ये 1/6 भाग था। ठीक है, वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन, भट्टार्क, हुविस्क, रामगुप्त। यहां पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभी के मैत्रक वंश की जो स्थापना थी वो सेनापति भट्टार्क के द्वारा किया गया था। ये बी ऑप्शन सही है। देखिए, इन्होंने 5वीं शताब्दी के अंत जो कि 470 या फिर 475 ईस्वी में इनके द्वारा ये सब सारी चीजें की गई थी। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वे स्वयं को सेनापति ही कहते थे। देखिए, जो वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक थे सेनापति भट्टार्क, इनके द्वारा अगर इनकी बात अगर कही जाए, देखा जाए, तो ये जो है कि महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण नहीं किया था, बल्कि ये क्या बोलते थे अपने आप को, तो ये जो है कि अपने आप को सेनापति ही बोलते थे, सेनापति ही कहते थे। ये वल्लभी जो है कि कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात के जो स्वराष्ट्र क्षेत्र है वहां पे ये स्थित है और ये उस टाइम पे एक महान केंद्र होता था, शिक्षा का महान केंद्र होता था, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी तुलना भी नालंदा विश्वविद्यालय से की जाती थी वल्लभी की। जो चीनी यात्री हेन सांग था, इसने भी इस वंश के शासनकाल के जो दौरान वल्लभी की यात्रा करी थी। ठीक है, स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त, रास बिहारी घोष, नवाब सलीमुल्ला, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेश बांधो समिति, देखिए जो स्वदेश बांधो समिति है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है कि अश्विनी कुमार दत्त थे। इन्होंने जो कि समिति की स्थापना किया था और ये स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त ये जो है कि 1905 के करीब हुआ था, जब बंगाल विभाजन के विरोध में जो चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, उसी के दौरान जो है कि बारिशाल, मतलब कि कहाँ पे? ये बांग्लादेश में, बारिशाल जो है कि ये बांग्लादेश में, वहां पे ये चीजें किया गया था। कब किया गया था? ये 6 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान जो है कि कहाँ पे, किस जगह पे? तो बारिशाल, ये कहाँ पे पड़ता है? ये तो बंगाल में, बांग्लादेश में पड़ता है, वहां पे जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें स्वदेश बांधो समिति के बारे में, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और जो भी विदेशी सामान है उसका क्या करना? बहिष्कार करना। इसका मेन पर्पस था स्वदेश बांधो समिति का। देखिए, जो ये समिति थी ना, केवल राजनीतिक तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये समिति अकाल राहत, महामारी, इन सब के दौरान जो है कि मदद करना और जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए भी मध्यस्थता समितियों के माध्यम से जो है कि सामाजिक कार्य भी ये समिति करती थी। समिति ने जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बारिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला था। देखिए, ये जो समिति है इसके द्वारा ही बारिशाल हितैषी नामक एक समाचार पत्र निकाला गया था। किस लिए? तो जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, अरविंद घोष ने अपना आश्रम कहां बनाया था? पौंडीचेरी, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र। अरविंद घोष, इनके द्वारा जो है कि अपना आश्रम बनाया गया था। और यह आश्रम कहां बनाया गया था? तो यह आश्रम बनाया गया था पौंडीचेरी में। देखिए, महर्षि अरविंद घोष, इन्होंने अपना आश्रम पुदुचेरी में बनाया था, जिसे आज जो है कि उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है कि श्री अरविंदो आश्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आज के डेट में? तो श्री अरविंद आश्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरविंद घोष जो है कि 1910 में क्रांतिकारी राजनीति को छोड़ करके आध्यात्मिक खोज के लिए कहां चले गए? ये जो है कि पुदुचेरी चले गए। ठीक है, हालांकि औपचारिक रूप से आश्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। 1910 में ये क्रांतिकारी राजनीति छोड़ करके
आध्यात्मिक खोज के लिए कहाँ गए, पांडिचेरी चले गए। वहां पे और ये देखा जाए तो औपचारिक रूप से जो ये आश्रम था इसकी जो शुरुआत हुई थी 1926 में हुई थी। देखिए ये जो आश्रम था ना, इसके विकास में उनकी आध्यात्मिक सहयोगी कौन थी, तो ये जो है कि मीरा अल्फासा थी। ठीक, इनको द मदर या श्री माँ कहा जाता है। तो इनकी सहयोगी जो है कि मीरा अल्फासा थी। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। अरविंद घोष के पूर्णतः एकांत में जाने के बाद आश्रम का जो प्रबंधन था किसके द्वारा किया गया, तो ये मीरा अल्फासा के द्वारा किया गया। ठीक है, वहां उन्होंने पूर्ण योग का प्रतिपादन किया और उनका यह मानना था कि मनुष्य का जो विकास है अभी अधूरा है और यह दिव्य चेतना की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, पांडिचेरी में रहते हुए उन्होंने अपनी महान कृतियां जैसे द लाइफ डिवाइन और सावित्री लिखी थी। तो अगर ये चीजें आ जाए कि इनके जो महान कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर ये क्वेश्चंस में दे दिया जाए कि द लाइफ डिवाइन या फिर सावित्री ये किसकी महान कृतियां हैं, तो ये सब सारी चीजें जो है कि किसकी है, तो ये अरविंद घोष की महान कृतियां है। किस महासागर को हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। देखिए यहां पूछा जा रहा है कि वो कौन सा महासागर है जिसको हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है। किस महासागर को जाना जाता है हेरिंग पांड के नाम से, तो ये जो है कि अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो अटलांटिक महासागर है इसको हेरिंग पांड के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस महासागर में हेरिंग नामक मछली बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इस वजह से अटलांटिक महासागर को हेरिंग पांड महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है कि सदियों से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उसके लिए यहाँ पे भोजन और व्यापार का मुख्य स्रोत भी रह रही है। ठीक है, जो भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो कंट्री हैं उनके लिए भोजन और व्यापार का मुख्य स्रोत भी है जो ये मछलियाँ हैं। ठीक है, देखिए हेरिंग मछली के विशाल भंडार के कारण यहाँ पे क्या होता है कि मछली पकड़ने का उद्योग भी विकसित हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जिससे तुलनात्मक रूप से इसे एक पार्ड की तरह संबोधित किया जाने लगा है, मतलब कि तालाब की तरह जो कि संबोधित किया जाने लगा है जहां से मछलियां आसानी से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए हेरिंग पार्ड शब्द का प्रयोग अक्सर उत्तरी अटलांटिक के लिए किया जाता है जो कि विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के समुद्री विस्तार को यह दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, कोयला, सोना। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है काल गुरली और ये किस चीज के लिए विख्यात है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये विख्यात है सोना के लिए। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित काल गुरली है ये मुख्य रूप से स्वर्ण उत्पादन के लिए विश्व भर में विख्यात है। ठीक है, देखिए यहाँ के जो प्रमुख स्वर्ण खादान है वो है क्या, ये जो है कि सुपर पिट है। यहाँ की प्रसिद्ध खादान जो है कि सुपर पिट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त आकाश सोने की खादानों में से ये एक है। तो ये भी याद रखिएगा जो ये खादान है सोने की वो जो है कि सुपर पिट है। ठीक है, और ये बहुत फेमस जो है कि यहाँ की खादान है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त आकाश सोने की खादानों में से ये एक है। गोल्डन माइल, ये जो है कि काल गुरली के पास इस क्षेत्र को कभी दुनिया का सबसे अमीर स्वर्ण क्षेत्र माना जाता था। किसको, तो ये गोल्डन माइल को, ये भी याद रखिएगा। और काल गुरली के साथ ही कूलगार्डी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और ये भी जो है कि एक स्वर्ण खनन केंद्र है। इतिहास अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो खोज है ये 1893 में पैडी हनन के द्वारा की गई थी, जिसके बाद में बड़े पैमाने पे गोल्ड रश शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इंद्र, रूस और भारत, सूर्य किरण, नेपाल और भारत, हैंड इन हैंड, चीन और भारत, प्रबल दोस्ती, श्रीलंका और भारत। देखिए यहां पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया है जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में बात की जा रही है और वो सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच जो है कि बहुत आयोजित किया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए जो इंद्र एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो है कि रूस और भारत के
बीच होता है। ठीक है, इंद्र एक्सरसाइज रूस और भारत के बीच होता है। सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ये नेपाल और भारत के बीच होता है। ठीक है, हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज चीन और भारत के बीच होता है। ठीक है, प्रबल दोस्ती ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो कि किसके बीच होता है, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच नहीं होता है। प्रबल दोस्ती ये जो है कि होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। ये जो है कि भारत और किसके बीच, ये जो है कि कजाकिस्तान के बीच होता है प्रबल दोस्ती। देखिए श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इसके बीच जो है कि एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, वो जो है कि श्रीलंका और भारत के बीच होती है। बट प्रबल दोस्ती ये एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। तो यहां यही पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए वही चीजें हैं। ठीक है, ये प्रबल दोस्ती जो है कि ये सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हालांकि श्रीलंका और भारत के बीच होने वाली जो वो है वो मित्र शक्ति है, बाकी जो है कि और सब सही है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से प्राप्त करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। देखिए यहां पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें से सही कालक्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो जो कि कहां पे हुई थी, तो वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी, ये तो राजगृह में हुई थी। लगभग ये आपका हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम कब हुआ था, तो राजगृह में हुआ था लगभग 483 ईसा पूर्व। और अजात शत्रु के टाइम भी हुआ था, ये हरेक वंश के थे और जो अध्यक्ष थे यहां पे जो है कि वो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। तो ये प्रथम हुआ था, मतलब आपका 483। उसके बाद से जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ये जो है कि दूसरे नंबर पे द्वितीय बौद्ध। ये कब हुआ था, तो ये लगभग 383 ईसा पूर्व हुआ था। और ये काला शोक मतलब शिशु नाग वंश के ये मतलब वो थे, उनके कार्यकाल में हुआ था, मतलब उनके टाइम पे हुआ था। और अध्यक्ष जो थे वो जो है कि सबकामी थे। तो दूसरे नंबर पे ये हो गया, पहले नंबर पे ये मतलब 2 हो गया, उसके बाद से 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये तीसरे नंबर पे तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और ये लगभग 250 ईसा पूर्व हुई थी। ये कहां पे हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व। ये अशोक जो मौर्य वंश का मतलब राजा था, अशोक उसके शासनकाल में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो जो कि कौन थे, तो ये जो है कि मोगलीपुत्र तिस्त थे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आती है यहां पे जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और ये लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और एक कनिष्ठ जो कुषाण वंश का शासक था उसके टाइम पे हुआ था। और अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो है कि अश्वघोष थे। तो ये हो जाएगा 2-1, फिर उसके बाद से 4-3। ठीक है, 2-1-4-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2-1-4-3। ठीक है, देखिए यहां पे बौद्ध संगीति इसका सही कालक्रमानुसार अगर देखा जाए तो ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है कि राजगृह लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु ये हरेक वंश का था और इसके अध्यक्ष जो है कि महाकश्यप थे। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है कि इसमें 10-15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। किस टाइम पे हुआ था, तो 483 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम पे कौन सा शासक था, तो अजात शत्रु था हरेक वंश का। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी लगभग 383 ईसा पूर्व। काला शोक शिशुनाग वंश का ये था, इसके टाइम पे हुआ था। और जो अध्यक्ष थे ये जो है कि सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति वही है, पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य वंश का था ये, इसके अध्यक्ष जो है कि मोगलीपुत्र तिस्त थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी के टाइम पे हुआ था। कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो है कि अश्वघोष थे। तो ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। देखिए इन
जो 4 युद्ध दिया है इसमें से सही कालानुक्रम से इसको लगाना है, ठीक है, कि इसमें सही जो है कि कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें वांडीवास का युद्ध तो ये जो है कि 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में हुआ था, ठीक है। अंबर, ये जो है कि अंबर का युद्ध कब हुआ था तो 1749 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो है कि 1757 में हुआ था। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें कौन सा है तो सबसे पहले ये अंबर का युद्ध आया, ठीक है, पहले नंबर पे अंबर का युद्ध। दूसरे नंबर पे 49 के बाद से जो है कि प्लासी का युद्ध हो गया। तीसरे नंबर पे आपका वांडीवास का युद्ध हुआ। चौथे नंबर पे आपका बक्सर का युद्ध हुआ। तो देखिए पहले नंबर पे अंबर ये हो गया, पहले नंबर पे प्लासी का युद्ध दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पे आपका वांडीवास युद्ध हो गया और चौथे नंबर पे आपका हो गया बक्सर युद्ध। तो इसका मतलब कि इसमें देखा जाए तो ये ऑप्शन जो कि कौन सा सही है तो ये जो कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। देखिए 18वीं सदी में भारत में जो लड़े गए युद्ध थे उनका सही कालानुक्रम क्या है। जो अंबर का युद्ध था, ठीक है, ये 1749 में हुआ था, ठीक है। और यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था जिसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को हराया था। यह याद रखिएगा। प्लासी का जो युद्ध था काफी इंपॉर्टेंट है, यह 1757 में हुआ था, ठीक है। और यह बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव इसके नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच जो है कि यह लड़ा गया था। वही वांडीवास का जो युद्ध था यह जो है कि 1760 में लड़ा गया था। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो फ्रांसीसी थे उनकी निर्णायक हार हुई थी। वही बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश सेना थी वो मीर कासिम और शुजा उदौला व शाह आलम द्वितीय इनकी संयुक्त सेना के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे युद्ध जो 18वीं सदी में लड़े गए थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर का कार्यकाल था 1 जुलाई 1952 से 27 फरवरी 1957, 1 जनवरी 1952 से 27 फरवरी 1955, 5 अप्रैल 1951 से 27 फरवरी 1956, 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956। देखिए ये जो जीवी मावलंकर हैं हमारे प्रथम अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है। इनके बारे में बात की जा रही है कि जो इनका कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो देखिए जो इनका कार्यकाल था ये जो कि 1952 से लेकर के 1956 के बीच था। बट यहां पूछा जा रहा है, डेट भी पूछा जा रहा है कि किस डेट से किस डेट तक जो है कि इनका कार्यकाल था। जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, तो ये हो जाएगा 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956। देखिए लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल 1952 से 56 तक तो था, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने पद कब ग्रहण किया था तो 15 मई 1952 को जो कि इन्होंने पद ग्रहण किया था और इनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ वो 27 फरवरी 1956 को समाप्त हुआ। समाप्त जो है कि इनके निधन के कारण हो गया था कि पद पे रहते जो है कि इनका निधन हो गया था। तो 5 मई 1952, ठीक है, 5 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक जो है कि इनका कार्यकाल रहा, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री जीवी मावलंकर जी, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करें श्री जीवी मावलंकर के बारे में तो ये लोकसभा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के जनक कौन है तो जीवी मावलंकर हैं और उन्हें भारतीय लोकसभा के जनक मतलब फादर ऑफ लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा वह 1946 से 1950 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। फिर भारत की संविधान सभा थी उसमें विधायी के अध्यक्ष भी रहे। इनका जो निधन हुआ उनका कार्यकाल उनकी मृत्यु के कारण समाप्त हो गया और इनके बाद जो है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बने वो जो कि एम अनंत शयनम अयंकर ये लोकसभा के अगले अध्यक्ष बने, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान निम्नलिखित में से कौन था। मोहम्मद साहब, दारा सिकोह, मीर कासिम, अलबरूनी।
देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, जो पुराणों का अध्ययन किया था। तो पहला मुसलमान जो है कि अलबरूनी था। डी ऑप्शन सही है। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान तो अलबरूनी था। अगर हम इसके बारे में बात करें अलबरूनी के बारे में, तो अलबरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? अगर क्वेश्चन बनता है कि अलबरूनी भारत जो है कि किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। उसने वाराणसी काशी में रह करके संस्कृत सीखी। कहां पे रह करके इन्होंने संस्कृत सीखा? तो काशी में रह करके संस्कृत सीखा। हिंदू धर्म ग्रंथों, दर्शन और पुराणों का गहराई से इसके द्वारा अध्ययन किया गया था, अलबरूनी के द्वारा। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है, जिसमें उसने भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जो अलबरूनी है इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, तो किताब उल हिंद है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किताब उल हिंद जो है कि किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये जो है कि अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? मीथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बात की जा रही है कि पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एथीन का उपयोग किया जाता है। देखिए जो पॉलीथीन है उसका संश्लेषण एथीन के बहुलीकरण से किया जाता है। ठीक है, एथीन के कई अणु उच्च ताप और दाब पर आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीथीन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वही मेथेन की, तो मेथेन सबसे सरल एल्केन मतलब CH4 इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसका उपयोग पॉलीथीन बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, जो कि बहुलीकरण के लिए आवश्यक है। वही हम प्रोपेन की बात करें, तो प्रोपेन जो है कि C3H8 होता है। इसका उपयोग प्रोपिलीन बनाने के लिए किया जाता है, पॉलीथीन बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वही ब्यूटेन की हम बात करें तो यह 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से हम कहां करते हैं, तो LPG में किया करते हैं, ना कि इसका पॉलीथीन के संश्लेषण में करते हैं। दिया सलाई पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बैंकी रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी। देखिए वीडियो तो काफी बड़ी हो गई है, बड़ी हो ही जाएगी क्योंकि 20 क्वेश्चन है, बट अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा वीडियो पे, और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल देखिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने तरफ से तो मैं बेस्ट कर रहा हूं कि अच्छे से मैं समझाऊं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन बने। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिया सलाई पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये जो है कि दिया सलाई पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कैलाश सत्यार्थी हैं, उनकी जो है कि ये आत्मकथा है। डी ऑप्शन सही है। देखिए ये अभी हाल ही में क्या हुआ था कि पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसमें जो है कि इस पुस्तक पर आयोजित एक विशेष चर्चा में भाग लिया था। ठीक है, और जहां उन्होंने इसे केवल एक किताब नहीं बल्कि बाल अधिकारों के लिए एक आंदोलन बताया। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ये सब सारी चीजें कही गई। देखिए जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनको वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर देखिए यहां तो ये चीजें दिया सलाई पुस्तक के जो ये मतलब ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी ये आत्मकथा है। क्वेश्चन से ऐसे आ सकता है कि दिया सलाई पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की। क्वेश्चन से भी आ सकता है कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो दिया सलाई पुस्तक है। ठीक है, और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनके अगर बैकग्राउंड में जाया जाए तो इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने जो ये सम्मान मिला इनको, ये पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई हैं, उनके साथ जो ये दिया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ था वो जनवरी 2025 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। कब किया गया था इस पुस्तक का विमोचन, तो 2025 जनवरी में किया गया था। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए था कि जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा इस पे कुछ चर्चा किया गया था, इसलिए जो ये न्यूज में आया था।
देखिए, ये जो आत्मकथा है ये राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? तो राजकमल प्रकाशन के द्वारा। और इस पुस्तक में कैलाश सत्यार्थी ने अपने बचपन विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा में ही इनका जन्म हुआ था, वहां से लेकर के नोबेल शांति पुरस्कार तक के सफर के बारे में, अपने संघर्षों और बाल अधिकारों के लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया है। देखिए, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनका बचपन से लेकर के नोबेल शांति पुरस्कार मिलने तक का सफर के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, अपने संघर्षों के बारे में लिखा हुआ है, जो बाल अधिकार हैं उनके लिए किए गए जो कार्य हैं उनका विवरण भी इस पुस्तक में इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, दिया सलाई, माचिस की जो तीली होती है, यह शब्द यहां बदलाव की चिंगारी का प्रतीक है। उनके अनुसार जिस तरह एक छोटी सी तीली सदियों पुराने अंधेरे को दूर कर सकती है, उसी तरह जो कि हर व्यक्ति में दुनिया बदलने की क्षमता होती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मानक समय रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जो मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप है, इसके बीच जो है कि 9 डिग्री चैनल है, ये भी सही है। भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे जो है कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी सही है। मानक समय रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। देखिए, मानक समय रेखा जो है वो भारत के 6 राज्यों से नहीं गुजरती है, वो जो है कि 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से वो याद रखिएगा आप लोग: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत की जो मानक समय रेखा है इन 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के आधिकारिक भौगोलिक क्षेत्रफल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से ये अलग करता है। और भारत के जो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है वो जो है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। वो जो है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1930, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये जो है कि 1927 में, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये 1930 में, ये भी सही है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये जो है कि 1908 नहीं, ये 1903 है। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 है। देखिए, यहां पे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो कि इसका स्थापना वर्ष है 1927, ये जो है कि मार्गरेट कंजिन्स इसके जो संस्थापक थे ये हैं। देखिए, इसमें महिला और बच्चों की शिक्षा के सुधार के लिए ये सम्मेलन किया गया था। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये 1930 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर VR अंबेडकर नागपुर सम्मेलन में किया। देखिए, इनका उद्देश्य था कि दलित वर्गों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों, शिक्षा और उन्हें समानता दिलाने के उद्देश्य से इसका संगठन इसका स्थापना किया गया था। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में इसका स्थापना किया था। MG रनाडे के विचारों से प्रेरित करके 1903 में ये जो कि सक्रिय हुआ। देखिए, इसमें जो है कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और एकेश्वरवाद पर यह केंद्रित था। इसकी जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य ये था। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ये जो है कि MG रनाडे और रघुनाथ राव।
बाल विवाह हुआ, जात विवाह हुआ और जो जातिवाद हुआ, इन जैसी बीमारियों को विरोध करने के लिए जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं मंडल 1 से 5, मंडल 2 से 7, मंडल 2 से 9, मंडल 1 से 9। यहां बात की जा रही है ऋग्वेद की। वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से वेद हैं? यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कितने वेद होते हैं। यहां पे बात की जा रही है ऋग्वेद की, जो कि सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। इसमें जो सबसे प्राचीन मंडल है वो माने जाते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है ना, उसमें टोटल कितने मंडल है? तो ये जो है कि 10 मंडल है। ठीक है, ये 10 मंडलों का संग्रह है और इन मंडलों में लगभग 1028 जो है कि क्या है? सूक्त हैं और लगभग 10,552 से लेकर के 10,600 के करीब जो है कि इसमें रचनाएं हैं, मतलब कि मंत्र हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। और जो ये 2 से 7 के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। देखिए इसमें जो 2 से 7 के मंडल हैं, ये जो कि क्या है? सबसे पुराने माने जाते हैं, जिन्हें गोत्र मंडल या वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। देखिए जो ऋग्वेद के 2 से 7 तक की जो मंडल है, ये सबसे पुराने मंडल हैं। इनको गोत्र मंडल, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गोत्र मंडल जो है कि कौन से हैं, तो ये 2 से लेकर के 7 तक जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें से 2 से लेकर के 7 तक उसको गोत्र मंडल कहा जाता है। कहीं कहीं अगर पूछ जाए कि वंश मंडल इसी को कहते हैं, और परिवार मंडल भी 2 से 7 तक के मंडल को कहते हैं, जो ऋग्वेद के मंडल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये सबसे पुराने माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना हुई है वो विशिष्ट ऋषियों के परिवारों के द्वारा की गई है। मंडल 1 जो है और मंडल 10 ये ऋग्वेद के सबसे अंत में जोड़ा गया है। मतलब इसका मतलब कि ये नया मंडल है। मंडल 1 और मंडल 10 ये जो है कि सबसे नए मंडल है, सबसे मतलब लास्ट में इसको जोड़ा गया है। तो ये मान लीजिए कि ये नया मंडल है। इनमें जो है कि भाषा और विषयों का स्वरूप बाद के काल का प्रतीत होता है। देखिए जो 9वां मंडल है वो जो कि पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन आता है कि सोम देवता को कौन सा मंडल पूरी तरह से समर्पित है, तो वो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। इसीलिए इसे जो है कि सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम मंडल जो है कि 9वें मंडल को कहा जाता है जो ऋग्वेद की। मंडल 10 इसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख जो है कि इसमें मिलता है। नियोलिथिक नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? सर जॉन लुबाक, एच.सी. कार्लाइल, रामशरण शर्मा, जेम्स मिल। यहां पूछा जा रहा है कि नियोलिथिक मतलब जो नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये जो कि सर जॉन लुबाक के द्वारा जो है कि इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नियोलिथिक नवपाषाण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम, देखिए इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें जो है कि जो पाषाण काल है उसको 2 भागों मतलब कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, अब हम बात करें नवपाषाण काल की जो विशेषता है उसके बारे में, तो इस काल को मानव इतिहास के एक क्रांति माना जाता है, क्योंकि इस समय कृषि की शुरुआत हुई। देखिए यहीं से जो है कि नवपाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन को व्यवस्थित रूप दिया गया, अस्थायी निवासी मतलब बस्तियों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, पहिए का जो आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में ही हुआ, और पालिशदार पत्थर के जो औजार हैं इनका भी प्रयोग जो है कि इसी काल में होने लगा। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में नवपाषाण काल के प्रथम प्रमाण जो है कि 1860 में ले मेसूरियर ने उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदी घाटी है वहां से ये प्राप्त किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन ए चिरांद, बुर्जहोम, चोपानी मांडो, कोलडिहवा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कहां पे? कश्मीर में स्थित है। तो वो जो है कि ये है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है कि कश्मीर घाटी में स्थित है और यह एक प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है।
देखिए श्रीनगर के पास में स्थित है और बुर्ज होम का जो अर्थ होता है, अगर हम बात करें बुर्ज होम की, तो इसका अर्थ होता है जन्म स्थान या भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम का क्या अर्थ होता है, तो ये इसका अर्थ होता है जन्म स्थान या फिर भुर्ज वृक्ष का स्थान, और ये श्रीनगर के पास में स्थित है। देखिए गर्त आवास, यहां की सबसे खास विशेषता क्या है कि जमीन के अंदर बने गड्ढे वाले घर हैं। यहाँ पे जो है कि जमीन के अंदर जो है कि गड्ढे वाले घर बने हैं, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, और यह ठंड से बचने का एक प्राचीन तरीका भी था कि मतलब गड्ढे वाले जो घर है उसमें ठंड में बचा जा सके। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये गर्त आवास बोलते हैं। तो अगर चीजें आती है क्वेश्चंस में कि गर्त आवास जो है कि किससे संबंधित है, तो बुर्ज होम से संबंधित है, जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है ये। और जो कि गर्त आवास की जो साक्ष्य मिले हैं वो बुर्ज होम से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बुर्ज होम में कब्रों में मालिकों के साथ जो है कि उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, जो कि भारत में कहीं नहीं मिले हैं, यहाँ पे बुर्ज होम में मिले हैं। यहाँ पे जो मालिक होते थे उनके साथ में जो कि पालतू जो कुत्ते होते थे उनको भी दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है। ठीक है, इस स्थल की जो खोज है वो 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन के द्वारा किया गया था। इसकी खोज किसने किया था, तो डी टेरा और पीटरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1935 में। अब हम बात कर लेते हैं जो चिरांद है इसके बारे में। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है और यह अपनी हड्डियों के उपकरणों विशेषकर हिरण के सींग से बने हुए इसके लिए प्रसिद्ध है। चौपानी मांडो यह उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है बेलन घाटी में स्थित है। यहां से जंगली चावल के प्रमाण और मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वही कोलर ढेवा की बात हम करें तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और यहां से जो धान चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है कि लगभग 6500 ईसा पूर्व जो है कि प्राप्त हुआ है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्या मलाई किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, उपरोक्त दोनों, आंध्र प्रदेश। यहां पूछा जा रहा है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्या मलाई ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना अगस्त्या मलाई, ये जो है कि तमिलनाडु में भी स्थित है और केरल में भी स्थित है। मतलब कहां कहां, ये दोनों में स्थित है, तमिलनाडु में और केरल में। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आया है तो सी ऑप्शन क्या दिया है कि ये उपरोक्त दोनों, तो इसका मतलब जो है कि ये मतलब दोनों जगह मतलब इसका वो है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस में अगर दोनों देता है तमिलनाडु भी और केरल भी, तो यहां पे उपरोक्त दोनों लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक ही अगर कोई देगा कि इसमें से जो है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्या मलाई किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो ज्यादा भाग है ना वो कहां पे है, तो वो जो है कि केरल में है। ठीक है, तो वो केरल हो जाएगा, बट इसमें दोनों दिया है तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखिए अगस्त्या मलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र ये भारत के 2 राज्यों में फैला हुआ है। किन किन राज्यों में, तो केरल में और तमिलनाडु में। केरल में जो है कि कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले में फैला हुआ है और तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष जो है कि 2001 में हुई थी और 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसको शामिल किया गया है। यह पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह क्षेत्र अपनी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों और जीवों जैसे कि नीलगिरी तहर और एशियाई हाथी के लिए यह जाना जाता है। यह कणिकर नामक प्रजाति प्राचीन जनजाति भी निवास करती है। कौन सी जनजाति, तो कणिकर नामक। यदि आपको विकल्प में केवल एक राज्य का नाम हो तो ध्यान दें इसका अधिकांश हिस्सा कहां पे है, तो केरल में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह दोनों राज्यों में है। अगर वहां पे ये दोनों ऑप्शन दे और तीसरा ऑप्शन जो है कि दोनों ना दे तो आप जो है कि केरल को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि जो अधिकांश हिस्सा है इसका वो कहां पे है, तो वो केरल में है। हालांकि केरल और तमिलनाडु दोनों में है बट अधिकांश हिस्सा केरल में है। जम्मू कश्मीर में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के लिए रहेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसका आंसर क्या होगा कि आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर जो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 2 जब आएगा हम तो इस प्रश्न का जवाब मैं जो है कि उसमें दूंगा। बाकी ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसका कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका आंसर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, सुल्तान सिकंदर, सिकंदर सूरी,
सिकंदर लोदी मुबारक खां? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज